जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है उसका थर्ड चैप्टर लेकर आए। पीछे की क्लास में हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा कि किस प्रकार से कि मानव भूगोल क्या होता है और उसके बारे में डिटेल में देखें। फिर सेकेंड चैप्टर में हम क्या देखें? सेकेंड चैप्टर में जनसंख्या के बारे में देखें कि जनसंख्या का घनत्व कैसा है, उसका वितरण किस प्रकार हुआ है और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इस सब के बारे में हम विस्तार से देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट जो है पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में, एकदम फ्री। तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और प्लस में आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और प्लस में यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स कंप्लीट है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का भी वहाँ पे कवर हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े तो। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर दो। अभी एग्जाम टाइम में दुश्मनी जो है सही नहीं होता है दोस्तों के साथ, क्या कि हम पढ़ रहे वो नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा ना करो, ना तो फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा उसका भी। इसलिए शेयर कर दो उसके पास ताकि वो भी कुछ पढ़ ले और उसका भी कुछ दुआ आपके लग जाए कि वो कहा था तो हम भी पढ़ लिए। चलो, तो जरूर कर लेना और अपना अटेंडेंस जरूर लगा दो। कैसे लगाना है? तो वीडियो को लाइक करके, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जनसंख्या संघटन। देखो, पीछे की क्लास में हम क्या देखे थे? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, इस सब के बारे में। और यहाँ पे क्या है टॉपिक? तो यहाँ पे जनसंख्या संघटन। ये क्या होता है जनसंख्या संघटन? तो जनसंख्या संघटन यानी जनसंख्या को बांटकर, जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांटकर उसके बारे में अध्ययन करना। क्या हुआ? ध्यान से, कि जनसंख्या को उसकी विशेषता के अनुसार, जैसे हम उसको आयु के आधार पर बांट दिए, इतने से उतने वर्ष के उम्र को हम बच्चा कहेंगे, बालक कहेंगे, उससे बड़ा हुआ तो उसे युवा कहेंगे, और फिर आगे तो उसे हम प्रौढ़ यानी कि बुजुर्ग कहेंगे। तो ऐसे हम आयु के आधार पर बांट देते हैं। फिर लिंग के आधार पर बांट देते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। फिर हम उसे नगरों के आधार पर बांट देते हैं, आवास के आधार पे कि ये गांव में रहने वाले हैं और ये शहर में रहने वाले हैं। तो ऐसे बांटकर जनसंख्या को उसकी विशेषता के आधार पर बांटकर उसका अध्ययन करना, उसके बारे में समझना, यही क्या कहलाएगा? यही जनसंख्या संगठन कहलाएगा। क्लियर? चलिए, तो अगर आप देखिएगा तो पूरा जो डायग्राम, पूरा जो चैप्टर है इसी डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको लास्ट में देखेंगे। लास्ट में देखेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यहीं से इसे एक चार्ट से पूरा रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। तो इसको लास्ट में देखेंगे कैसे। आइए पहले शुरू से देखते हैं। तो जनसंख्या संगठन हमने क्या बताया कि किसी भी जनसंख्या को उसकी विशेषता के आधार पे, विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है आयु, लिंग, आवास, यही सब तो उसकी विशेषता है। तो उसकी विशेषता के आधार पे बांटकर उसकी संरचना को समझना, उसके बारे में अध्ययन करना, यही क्या कहलाएगा? यही जनसंख्या संगठन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? तो यही जनसंख्या संगठन कहलाएगा। देखो क्या है लिखा, क्या है? किसी क्षेत्र की आबादी को, विभिन्न आबादी को, किसी क्षेत्र की आबादी को विभिन्न विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा, कि वो साक्षर है या फिर नहीं है, व्यवसाय, काम क्या कर रहा है, काम के आधार पर भी बांट सकते हैं, निवास स्थान की रह कहाँ रहा है, गांव में रह रहा है या फिर शहर में, धर्म के आधार पर भी बांट सकते हैं, जाति के आधार पर भी, पहले ही ऐसे बांटा ले, काहे बांटेगा जाति के आधार पर, तो बांट सकते हैं। तो इस सब की उसकी विशेषता के आधार पर बांटकर हम उसकी संरचना के बारे में समझते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है जनसंख्या संगठन। इससे हमें क्या पता चलता है जनसंख्या संगठन से? इससे हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या में युवा वर्ग कितना है, बूढ़ों
ये जो बुढ़वा सब है उसकी संख्या कितना है, लइकवन सब की संख्या कितना है, ये सब हमें जानकारी प्राप्त होता है। महिलाओं की संख्या कितनी है हमारी जनसंख्या में, पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये सब जानकारी मिलता है। इससे क्या पता चलता है, जनसंख्या का बनावट कैसा है, जनसंख्या का बनावट कैसा है, उसके विकास को जानने में हमें सहायता मिलती है कि कैसे जनसंख्या का विकास होगा। इस प्रकार से हमें यह भी पता चलता है कि जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा है और किस आयु वर्ग के लोग कम है हमारी जनसंख्या में। और इसको जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो एक ग्राफ का यूज करते हैं जिसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड का एक ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा है देख लो, उसके बारे में भी देखेंगे, पहले एक नजर देख लो। ग्राफ ऐसा रहेगा, आप लोग जो 12th में पढ़े हो ग्राफ उससे अलग है, जो साइंस वाले पढ़ते हैं उससे अलग है, 10th में जो पढ़े हो उससे भी अलग है। इसका ग्राफ जो है अलग रहता है। कैसे बनाते हो वो भी देखेंगे, पहले अभी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं और उसी ग्राफ के अनुसार हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, कि वहाँ पे साक्षरता कैसा है, वहाँ पे युवा की संख्या कितनी है, बुजुर्गों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, ये सब हम इसी के आधार पे पता करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, पीछे का क्लियर। मानव की व्यक्तिगत विशेषताओं को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। मानव की जो व्यक्तिगत विशेषता है उसके आधार पर मानव को हम दो भागों में बांटते हैं। ऐसे तो कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत विशेषता है उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो जैव शारीरिक विशेषता के आधार पर हम क्या अध्ययन करते, किस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसमें हम मानव की आयु के बारे में, मानव जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके जन्म दर, मृत्यु दर और प्रजाति जैसी जो विशेषता है उसकी हम अध्ययन करते हैं। फिर सांस्कृतिक विशेषता में क्या करते हैं, तो इसमें हम मानव के धर्म के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसका शिक्षा स्तर, उसकी आर्थिक स्तर, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना पैसा कमाता है, व्यवसायिक संरचना, इस सब के आधार पे हम उसका अध्ययन करते हैं। तो मानव की व्यक्तिगत विशेषता के आधार पे उसे कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। कौन कौन, तो पहला उसकी शारीरिक विशेषता और दूसरा सामाजिक विशेषता या फिर सांस्कृतिक विशेषता। तो सांस्कृतिक विशेषता में हम किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो मानव के धर्म के बारे में, भाषा, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, व्यवसायिक स्तर, और उसकी शारीरिक विशेषता में क्या अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम आयु, जन्म स्तर, उसका जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, लिंग संगठन। लिंग संगठन आपसे पूछेगा लिंग संरचना क्या है। देखो क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, क्वेश्चन दिखा देते हैं, कहा गया, हाँ क्या है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, जो समझते हैं लिख देना है, क्या समझते हैं, तो आइए समझते हैं क्या समझते हैं, क्या क्या समझते हैं वो, आइए समझते हैं। लिंग संगठन क्या होता है, देखो जनसंख्या संगठन देखे थे तो क्या कर रहे थे, हम जनसंख्या को बांट रहे थे। तो लिंग संगठन यानी लिंग को हम बांटेंगे किस आधार पे, तो दो ही होगा, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो लिंग संगठन यानी सिंपल सा लिंगानुपात, लिंग संगठन यानी लिंगानुपात। तो लिंग संगठन का मतलब होता है किसी जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के अनुपात क्या है, तो लिंग संगठन का मतलब होता है किसी भी जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, अनुपात जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंगानुपात कह देते हैं, उसे हम लिंगानुपात कह देते हैं, सेक्स रेशियो कह देते हैं। यह किसी समाज की लिंग संतुलन की स्थिति को
समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि किसी भी समाज में स्त्री और पुरुष के बीच समानता है या नहीं, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसके साथ भेदभाव चल रहा है, या फिर दोनों में एक समान दोनों के साथ व्यवहार है। इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि अगर किसी समाज में स्त्री में और पुरुष में दोनों में कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, दोनों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, तो किससे पता चलेगा? ये लिंग संगठन से पता चलेगा, यानी लिंगानुपात से पता चलेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। किसी भी क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास है उसका एक मापदंड है, इसका एक मापक सूत्र है, उसको मापता है, उसके बारे में जानकारी देता है। चलिए, तो लिंगानुपात मापने का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा। लिंगानुपात मापने का फॉर्मूला अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, कई क्षेत्रों में अलग है और भारत में अलग है। भारत में क्या है? तो भारत में है कि जितने भी महिलाओं की संख्या है, आपकी जनसंख्या में जितने भी महिलाओं की संख्या है उसको पुरुषों की संख्या से भाग दे दो और 1000 से गुना कर दो। क्या? महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000, सिंपल। लेकिन अदर कंट्री में, दूसरे देशों में क्या हो जाता है? दूसरे देशों में, कुछ देशों में उल्टा हो जाता है, ऊपर पुरुषों की संख्या और नीचे महिलाओं की संख्या और 1000 से गुना करना है। चलो, 2011 में विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात जो है, 2011 में जो विश्व जनसंख्या है उसका लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 101 पुरुष थे, यानी 100 महिलाओं पर 101 पुरुष थे। लेकिन ये 2015 में बढ़ गया, ज्यादा ना बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। ये 100 महिलाओं पर 101.2, 101.2, ये जो क्या था, तो ये पुरुष। क्लियर कि सेक्स रेशियो कैसे मापते हैं? तो इंडिया में कैसे मापते हैं? इंडिया में मापते हैं कि टोटल जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको मेल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 1000 से जो है हम गुना कर देते हैं। और दूसरे देशों में, कुछ देशों में क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, ऊपर पुरुष को रख दो और नीचे महिलाओं की संख्या को रख दो। ठीक, किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी प्रदेश में वहां की जनसंख्या में अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? सोचकर बता सकते हो आप, क्या कारण हो सकता है? किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी प्रदेश में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जनसंख्या में, क्या हो सकता है? पहला कारण कि वहां पे सामाजिक स्तर जो है महिलाओं का अच्छा होगा, उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा होगा, समाज में उसके साथ जो है अच्छा बिहेव किया जा रहा होगा, तभी तो उसकी संख्या ज्यादा होगी। तो क्या होगा? पहला तो महिलाओं का सामाजिक स्तर बेहतर होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तो या तो ज्यादा मात्रा में पुरुष जो है प्रवास कर गए होंगे रोजगार के लिए, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कमाने, पैसा कमाने चल गए होंगे। तो पैसा कमाने चल गए होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या घटेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। तो दो ही कारण हो सकता है, एक कि महिलाओं का सामाजिक स्तर अच्छा हो गया होगा, दूसरा कि पुरुष रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर गए हो। दो ही कारण हो सकता है। फिर किसी भी क्षेत्र में अगर अधिक होगा महिलाओं की संख्या, महिलाओं का अनुपात अगर अधिक होगा तो उसका दो कारण होगा। अगर मान लो महिलाओं की संख्या किसी भी क्षेत्र में कम है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो पहला वही कारण जो है उसका उल्टा, कि महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न होगा, यानी खराब होगा, सही नहीं होगा। महिलाओं का सामाजिक स्तर जो है निम्न होगा, समाज में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा होगा, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा होगा, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा होगा। महिला भ्रूण हत्या, महिला शिशु हत्या की घटनाओं का जो है अधिक मिलना, महिला भ्रूण हत्या, महिला शिशु हत्या, इस सब की घटनाओं का अधिक मिलना।
कि महिला जो है अगर पता चला कि महिला है, लड़की जो है, तो उसे घर में ही खत्म कर दिया गया। तो अगर इस सब के मामलों को ज्यादा मिलना, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वहां पे महिलाओं का जो अनुपात है वो कम होगा। फिर महिला के प्रति घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, इन सब मामलों का अधिक मिलना, इससे भी पता चलता है कि वहां पे महिलाओं का अनुपात कम होगा। चलिए, तो समझ गए। अब देखते हैं लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक, कि कहीं पे भी लिंगानुपात उच्च है, कहीं पे भी लिंगानुपात निम्न है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारण, किस कारण से प्रभावित हो रहा है कि लिंगानुपात जो है संतुलित नहीं हो पा रहा? संतुलित क्यों नहीं हो पा रहा? तो कई कारण होंगे। तो इसका भी नॉर्मली, ऐसे तो बहुत कारण है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 3 कारण है। कौन? तो जो पीछे हम देखे थे कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, वही लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर कैसे प्रभावित करेगा, मृत्यु दर कैसे प्रभावित करेगा और प्रवास कैसे प्रभावित करेगा, आइए देखते हैं। तो जन्म दर कैसे प्रभावित करेगा? देखते हो आप, नॉर्मली ये सोचा जाता है, ये कहा जाता है कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मानव हो, कोई भी जीव हो, तो उसमें ज्यादातर जन्म लेने वालों की जो संख्या होती है वो पुरुषों की ज्यादा होती है। पुरुषों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है जन्म लेने में। लेकिन ऐसा सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है लेकिन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है मुस्लिम राष्ट्र हैं जहाँ पे जो है, और एशियाई देश में जो है उच्च पुरुष दर जो है, पुरुष जन्म दर है, उच्च पुरुष जन्म दर है। लेकिन यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में पुरुष दर जो है मध्यम है, यानी कम है। और यही अगर देखें दक्षिण अमेरिका में, तो पुरुषों का जन्म लेने की जो संख्या है बहुत कम है। बहुत कम पुरुष जन्म ले रहा है, ज्यादा जो है क्या, स्त्रियां ही जन्म ले रही है। तो क्या हम ऐसे कह सकते कि जितने भी जीवधारी है उसमें पुरुषों की संख्या, जन्म लेने वाले पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है? नहीं कह सकते। कहा जाता है लेकिन यह कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है मुस्लिम कंट्री हो या फिर एशियाई देश हो, वहां पे पुरुष जन्म दर उच्च है, लेकिन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इन सब में पुरुष का जन्म दर निम्न है, मध्य कह सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका में तो निम्न है। चलिए, अगर बात करें मृत्यु दर की, तो ऊपर तो समझ में आ गया कि कैसे लिंग अनुपात जो है प्रभावित होगा। ठीक। अब मृत्यु दर, मृत्यु दर यानी देखो, विकासशील देशों में मृत्यु दर जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कम होती है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना, कि विकासशील देशों में पुरुषों की मृत्यु दर की अपेक्षा महिलाओं की मृत्यु दर कम होती है। देखो, हम उल्टा बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। काहे? सुनकर जो है बहुत ही आश्चर्य लगेगा। देखो, प्रकृति जो है पुरुष को ऊपर से ही कमजोर बनाकर भेजा है। कमजोर बनाकर भेजा है कि बायोलॉजिकल जो उसे वीकनेस दिया गया है। बायोलॉजिकल वीकनेस क्या क्या? तो पुरुष जब जन्म लेता है तो उसे, उसका इम्यूनिटी जो है कमजोर रहता है, वीक रहता है। उसे सांस लेने में समस्या होती है, इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहता है, समय से पहले जन्म लेने की संभावना ज़्यादा रहता है। उसका वजन जो है जन्म लेने के समय उसका वजन बहुत कम रहता है। तो इन सब कारण से जल्दी ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा रहता है ना। तो इसलिए विकासशील देशों में ऐसा क्यों होता है? तो विकासशील देशों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से प्रकृति उसे बायोलॉजिकल रूप से जो है कमजोर बनाकर भेजा है, और विकासशील देशों में उसे ना ही अच्छा हॉस्पिटल मिल पाता है, ना ही पोषण सही तरीके से हो पाता है। तो इस कारण क्या होगा, उसकी जो कमजोरी है वो बढ़ता चला जाएगा। कमजोरी बढ़ता चला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जल्दी ही ऊपर जाएगा। क्या? जल्दी ही ऊपर जाएगा। महिलाओं में नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। उसमें जो है वीकनेस ये नहीं होता है, बायोलॉजिकल वीकनेस नहीं होता है उसमें। उसमें इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उनमें ज़्यादा रहती है, ये सब ज़्यादा रहता है। हार्मोन का बैलेंस
उसके शरीर में जो, उसके बॉडी में जो ज़्यादा रहता है। अब कहोगे ऐसा जो है भेदभाव का है, तो भेदभाव नहीं है। देखो जो है मानव जीवन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी माँ, जो कि क्या है, तो ये फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है। और इसके पास अगर प्राकृतिक ये शक्तियां नहीं होगी तो फिर हो गया, तो फिर नहीं होगा। ये जो है मानव जीवन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए नेचर जो है बैलेंस करके रखता है सबको, नेचर बैलेंस करके रखता है सबको। अगर आपको चाहिए कि हाँ हम भी जो जन्म से मजबूत रहे, तो पहले ही ऊपर वाले से कह देना कि हम भी क्या जन्म दे सकते हैं बच्चे को। तो ये क्या होता है कि वहां पे पहले से उसे जो है कमजोर है, पहले से जो है बायोलॉजिकल वो वीकनेस है उसके पास, बायोलॉजिकल वीकनेस। और विकासशील देशों में ना ही उसे हॉस्पिटल व्यवस्था सही मिल पाती है, ना ही उसका पोषण स्तर सही हो पाता है, और ना ही समय पर इलाज हो पाता है। तो इस कारण से उसकी जो कमजोरी है वो बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण जल्दी ये ऊपर चल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकासशील कहा नहीं जाता है, सही है, कहा जाता है ऊपर वाला, नीचे वाला जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि विकासशील देशों में मृत्यु दर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम होता है। ठीक, कैसे बता दिया आपको, कैसे कम होता है, क्योंकि वो जन्म से ही कमजोर रहता है। और विकासशील देशों में हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल पाती है, तो इन सब कारण से क्या होता है, उसकी जो कमजोरी है बढ़ती चली जाती है। फिर स्त्रियों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, तो स्त्रियों को समाज में जो कम महत्व दिया जाता है, इस कारण भी लिंग अनुपात प्रभावित होता है। कैसे, आप देखते हो समाज में क्या होता है, ये छुपा हुआ नहीं है सबके सामने कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। कैसे, कैसे भेदभाव होता है? हम सोच लिए क्या, उल्टा अभी सोच लिए है कि प्रकृति हमारे साथ भेदभाव कर रहा है तो हम उसके साथ भेदभाव काहे नहीं करेंगे ना, बकलोल सब। भेदभाव काहे होता है? अगर आप लड़के हो तो आपको जो चाहिए जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर आप लड़की हो और आप बोल दिए तो जो ला दिए वही रखना पड़ेगा, जो हम लाए हैं वही रखना पड़ेगा। जो हम ला दिए वही रखना पड़ेगा, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर आप सोचिएगा तो मान लो अगर महिलाओं को पुरुषों को काम बांटा गया है, तो अगर उनसे पूछा जाता कि आपको ये काम पसंद है या नहीं, तो क्या वो स्वीकार करती कि हमें सिर्फ यही काम करना है, कि सिर्फ घर में रहना है, घर का काम करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, सिर्फ अछोड़ने पछोड़ने का काम करना है, यानी जो पुरुष लाएगा उसको छांट कर बनाकर उसको पुरुष को खिलाएगी, तो क्या वो ऐसा काम कभी अपनाती? लग रहा है अपनाती? नहीं अपनाती। तो उस पर डायरेक्ट जो है थोप दिया गया है कि तुम्हें यही करना है तो करना है, पूछा ही नहीं गया। पूछा जाता तो कभी, अगर खुद सोचो आप, अगर आपको बोला जाता, पुरुषों को बोला जाता, तो पुरुष कभी अपनाता? नहीं अपनाता। तो वो कैसे अपना लेगी? तो उससे पूछा ही नहीं गया, डायरेक्ट उस पर थोप दिया गया। और अगर भेदभाव अपने घर में नहीं दिख रहा, तो 10वां में पढ़े हो ना, विष के दांत, हिंदी का चैप्टर, दूसरा चैप्टर है शायद, विष का दांत। खोखा, खोखा की 5 बहन, आलो सेफालो, सीमा, रजनी, आरती, याद है? हाँ। तो पांचों बहन को क्या माना जाता था? तो सेन साहब पांचों को कठपुतली मानते थे और खोखा को इंजीनियर, जो चाहिए सब मिलेगा, जो चाहिए सब मिलेगा। तोड़ फोड़ कर रहा थे, हमारे बेटवा इंजीनियर है। और बेटी उसकी अगर अच्छी है तो उसे कहता था कि बेटी क्या है, तो हाथ की कठपुतली है। तो भेदभाव किया जाता है, लेकिन अभी बहुत कम हुआ है, अभी बहुत
कम हुआ है, तो जनसंख्या को प्रभावित करता है। फिर प्रवास, प्रवास भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। प्रभात भी जो है लिंगानुपात को, ये जो प्रवास है ये लिंगानुपात को प्रवास ही ये भी प्रभावित करता है। कैसे कि किसी क्षेत्र में अगर पुरुष ज्यादा मात्रा में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो जिस क्षेत्र से गया वहां पे तो पुरुषों की संख्या कम गई होगी, तो वहां पे लिंगानुपात बढ़ गया, वहां पे लिंगानुपात बढ़ गया। और जिस क्षेत्र में पुरुष गया वहां पे पुरुष की संख्या बढ़ गई, तो यानी लिंगानुपात वहां पे घट गया। अब देखो कहोगे कि पुरुष की संख्या घट गया तो लिंगानुपात बोल रहे बढ़ गया, पढ़ा भी ना वही है, झूठो के बोल रहा। लिंगानुपात यानी जहां पे स्त्री की संख्या घटेगा तो वहां पे लिंगानुपात कम हो रहा है, और जहां पे स्त्री की संख्या बढ़ेगा वहां पे लिंगानुपात बढ़ रहा है। समझे? तो इसे याद रखना। तो प्रवास भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और अब तो है काम करने के लिए भी महिलाएं भी जा रही हैं। अभी जो है ये उतना नहीं हो रहा कि सिर्फ पुरुष ही कमाने बाहर जा रहा है, ऐसा अब नहीं, ये पहले था, अब नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी सोच है उसके कारण और कुछ लोगों के गलत निर्णय के कारण। जैसे कुछ लोगों को अगर इजाजत दे दिया जाता है बाहर जाने की या फिर काम करने की, तो कुछ काम अच्छा कम करते हैं और नाम ज्यादा जो है खराब करते हैं अपने बुजुर्गों का। तो इसलिए भी जो है ये छूट देने से लोग डरते हैं। क्या कुछ लोगों के कारण सबको सजा मिल रहा है। चलो, आयु संरचना क्या है? तो यानी आयु के आधार पे हम बांटकर उसके बारे में समझेंगे। मनुष्य को हम आयु के आधार पे बांटकर उसकी संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो यही क्या कहलाएगा? आयु संरचना। देखो इसकी परिभाषा पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब लिंग संगठन की परिभाषा पूछी गई है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि इसका नहीं पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है। बिहार बोर्ड भारी बकलोलवा है, क्वेश्चन सही से सेट नहीं करता है। अगर ज्यादा दिक्कत हुआ तो पुरनका क्वेश्चन उठाएगा, कहेगा इसी को रख देते हैं, क्या दिक्कत है। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक उठाकर तो एक एक क्वेश्चन 4-4 बार 5-5 बार पूछा गया। इतना सिंपल क्वेश्चन। यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक उठा लो, और नहीं उठाना है तो हिस्ट्री का जो हम सिलेबस कवर कराए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को देख लेना, उसमें पूरा पीवाईक्यू कराए हैं। देख लेना कि कैसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बकलोलवा सब क्वेश्चन को घुमाता ही नहीं, डायरेक्ट उतार देता है। हाँ, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, ईशान्य नेतन को घुमा दिया, क्वेश्चन घुमा, यहाँ स्टूडेंटे घूम जाता है, पूरी तरह से स्टूडेंटे घूम जाता है। तो वो भी सोचता है कहा जाए हम कुछ करना, जैसन है वैसे ही उठा के डाल देते हैं। चलिए, तो आयु संरचना। तो आयु संरचना का मतलब है किसी भी जनसंख्या में विभिन्न आयु के समूह के लोगों को वितरण से, यानी कि आयु के आधार पे लोगों को बांटना, जनसंख्या को आयु के आधार पे बांटना। सिंपल, ज्यादा किताबी भाषा में नहीं जाना है, आम भाषा में समझना है। जैसे हम क्या कर देते हैं, हम कह देते हैं कि जन्म से 14 वर्ष का जो है उसे हम बाल आयु वर्ग कह देते हैं। क्या कहते हैं? जन्म से 14 वर्ष के लोगों को हम बाल आयु वर्ग कह देते हैं, बाल आयु वर्ग। और 15 से 59 वर्ष के लोगों को हम क्या कह देते हैं? उसे हम प्रौढ़ युवा वर्ग कह देते हैं, आयु वर्ग। प्रौढ़ यानी कि वयस्क, प्रौढ़ यानी वयस्क। और 59 से आगे यानी कि 60 वर्ष से अधिक के लोगों को हम क्या कह देते हैं? उसे हम वृद्ध आयु वर्ग में रखते हैं। ऐसे हम बांटते कि नहीं? तो यही जो बांटना है यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। चलिए, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो प्रौढ़ आयु वर्ग है यानी कि वयस्क जो है
उससे क्रियाशील कहा जाता है, क्रियाशील आयु वर्ग। याद रखना, जो भी शब्दावली हम बोल रहे हैं उसे याद रखना है, भेजे में रखना है। जो भी शब्दावली हम बोलेंगे, जो भी वर्ड, उसे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आ सकता है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? क्रियाशील आयु वर्ग। कैसे देखोगे आप? तो देखो, 0 से 14 और फिर 15 से 59 और फिर 60 से अधिक। तो आप देखिए, इसमें पैसा कौन कमाता है? पैसा, जीवन, पैसे, पैसा कौन कमाता है? कमाएगा? ये कमाएगा नहीं, खाली फोन चलाएगा। अभी पहले खेलता था, अभी क्या करता है? अभी खाली फोन चलाता है। पहले के बच्चे खेलते थे क्या क्या? गिल्ली डंडा, तख्ती तख्ती, बैट बॉल, ये सब क्रिकेट खेलते थे। अभी का सोकर उठा, फोन चाहिए तो चाहिए, फोन चाहिए तो चाहिए। क्या? तो ये ना खेलता है ना कमाता है, खाली फोन चलाता है। ठीक। अब इसमें कमाता कौन है? तो यही, और यही कमाता है। 15 से 59 और 60 वर्ष से जो अधिक है उसको चला हो ही न रहा है, चला नहीं रहा है, तो कैसे कमाएगा पैसा? चलने में जो दिक्कत हो रहा है, घर से जो है बाहर कैसे चलाते हैं, कैसे कैसे, तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो काम कौन करता है? काम अगर ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा तो काम यही करते हैं 15 से 59 वर्ष के लोग। तो इसलिए इसे क्रियाशील कहा जाता है, इसलिए इसे क्रियाशील कहा जाता है। और इसी को जो है देखोगे, आप कहते हो कि क्या करते हैं माता पिता? प्रेम करते हैं। तो प्रेम नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अगर ऐसे हम लोग कहते हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन अगर देखें तो प्रकृति ने उसे एक संवेदना के रूप में दिया है। प्रत्येक माता पिता को, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, उसमें संवेदना के रूप में दिया है। जब तक संवेदना है वो आपका ख्याल रखेंगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब संवेदना खत्म हुई, आप अपना खुद देख लो। तो इसलिए जब आप इस उम्र में आते हो 15 से 59 वाले में, तो क्या करते हैं घर वाले? अगर लड़के हो तो पढ़े के है तब पढ़ो, ना तो जाओ जाओ सीधे कमाओ। और अगर पढ़ भी लिए हो और एक पैसा नहीं कमा रहे हो तो फिर भी बहुते पढ़ लिया, आप जाओ कमाओ, बहुते पढ़ लिया, कैसे हुआ पैसा लाओ, हो गया, जितना प्रेम करना था कर लिए। तो वहां पे क्या है? वहां पे जो संवेदना है वो खत्म हो रही है, वहां पे वो संवेदना खत्म हो रही है। और स्त्रियों के साथ संवेदना खत्म हुआ, डायरेक्ट शादी करके जाओ अपने ससुराल, यहाँ पे क्या रहना? जो प्रेम था खत्म हो गया। फिर ये बढ़ेगा कब? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यानी फिर आप उसी अवस्था में आ रहे हैं, बचपन की अवस्था में, लेकिन उम्र जो है बढ़ गया, लेकिन व्यवहार जो है बच्चों वाला आ जाएगा। तो फिर संवेदना बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाता है? तो ये प्रेम हम लोग कह देते हैं, प्रेम है नहीं। प्रेम रहता तो प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता। ये संवेदना है जो क्या, ये संवेदना। चलिए, तो देखो कहां से कहां चले गए। तो समझ गए? अब जनसंख्या पिरामिड के बारे में समझते हैं। जनसंख्या पिरामिड के बारे में समझते हैं। ये जनसंख्या पिरामिड है क्या? देखो, आयु संरचना हो या फिर लिंग संरचना हो, इन सब के बारे में हम समझने के लिए पिरामिड का यूज करते हैं। पहले ही हम आपको बताए हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड का यूज हम करते हैं किस लिए? लिंग संरचना को समझने के लिए, आयु संरचना को समझने के लिए, इन सब के बारे में समझने के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है? वही तो बताए, जो ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिससे जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चलता है, जनसंख्या के लिंग संरचना के बारे में पता चलता है, आयु संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वही क्या है? जनसंख्या पिरामिड है। यह क्या है? एक तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। इसको हम
आयु लिंग पिरामिड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो आयु लिंग पिरामिड भी कह देते हैं। तो ये भी याद रखना। इसकी ज्यामितीय संरचना के लिए क्या करते हैं हम, इसको एक ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचेंगे। एक क्षैतिज खींच लिए और एक ऊर्ध्वाधर। नहीं दिख रहा? दिखेगा? एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज है, नीचे जो है उस क्षैतिज है, और ये जो स्तंभ है ऊर्ध्वाधर है। ठीक, ऐसे दो लाइन खींचेंगे, दो अक्ष खींचेंगे। फिर क्षैतिज अक्ष पर एक और पुरुष और एक और महिला का प्रतिशत जो है हम प्रदर्शित करेंगे। क्षैतिज अक्ष, किस पे? क्षैतिज अक्ष यानी नीचे। तो नीचे हम एक और महिला का और एक और पुरुष का परसेंटेज, कि आपकी जनसंख्या में पुरुष का कितने परसेंट है और आपका जो पॉपुलेशन उसमें फीमेल परसेंटेज कितना है, उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब किसको किधर रखना है उसका भी, तो बाईं ओर हम महिला को रखेंगे और दाईं ओर पुरुष को। बाईं ओर महिला को, दाईं ओर पुरुष, यानी इधर महिला का परसेंटेज रहेगा फीमेल परसेंटेज और इधर मेल। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा एज। एज रहेगा कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में देखना है। ठीक, तो यही क्या है, जनसंख्या पिरामिड है। क्या बताता है, तो जनसंख्या की आयु, उसकी लिंग संरचना, इसको प्रदर्शित करता है। ठीक, देखो इसमें आप क्या देखते हो कि किसी भी देश के लिंगानुपात को, उसकी वहाँ पे आयु, कितने वर्ष उम्र के लोग ज़्यादा है, कितने उम्र के लोग कम है, इस सब के बारे में आप पता लगा सकते हो। कैसे? अगर इसको रखना पड़ेगा, अगर किसी भी देश का पिरामिड ऐसा है, दिख रहा है, ऐसा है यानी सही है, वहां पे जो क्या चल रहा है, तो वहां पे लिंगानुपात सही चल रहा है, सही चल रहा है। वो क्या है, तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वहां पे जो है बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर दोनों ऐसा दिख जाए, समांतर, दोनों जो एक आयताकार रूप में दिख जाए, तो वहां पे यानी जनसंख्या जो बढ़ नहीं रही है, रुकी हुई है, जनसंख्या रुकी हुई है। ऐसा है तो जनसंख्या बढ़ रहा है, ऐसा है तो जनसंख्या रुकी हुई है। और अगर ये ऐसे, मतलब कि ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे, ऐसे, तो ये क्या होगा, यानी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। समझ गए? तो तीन प्रकार के जो जनसंख्या पिरामिड होते हैं। जनसंख्या पिरामिड के प्रकार, पहला पहला क्या है, तो पहला है आपका विस्तृत होती जनसंख्या पिरामिड। ये जो विस्तृत होने वाली जो जनसंख्या पिरामिड है, ये कैसा है बता दिए हम आपको, ये ऐसा रहेगा। ये कैसा रहेगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऐसे शंकु के आकार का रहेगा। कैसा रहेगा, शंकु के आकार के रहेगा। तो याद रखना किस आकार का है, शंकु के आकार का है। देखो शंकु के जैसा है। ठीक, कैसा है, तो शंकु के आकार का है। अब देखोगे तो इसका आकार कैसा है, तो आधार यानी कि बेस इसका नीचे वाला जो है ये क्या रहेगा, ये चौड़ा रहेगा। नीचे वाला जो एरिया है वो चौड़ा रहेगा, ऊपर वाला पतला रहेगा। क्या, तो आधार चौड़ा और ऊपर की ओर तेजी से सिकुड़ता हुआ। तेजी से कैसा हो रहा है, तेजी से आप देखोगे तो ये सिकुड़ रहा है, छोटा होते चला जा रहा है, बड़ा है छोटा होते चला जा रहा है, तो ये सिकुड़ रहा है। तो नीचे इसका आधार चौड़ा रहेगा और ऊपर की ओर तेजी से सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। या फिर आप इसे त्रिभुजाकार कहो, शंकुकार कहो। ठीक, जन्म दर यहाँ पे क्या होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि जन्म दर बहुत उच्च है, बर्थ रेट जो है हाई है।
जिससे युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे युवा वर्ग, युवा वर्ग यानी कि जन्म से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जन्म से 14 वर्ष के जो है उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे हमें जो जन्म से 14 वर्ष के जो है उसकी संख्या हमें ज्यादा मिलेगी। ठीक। मृत्यु दर उच्च होगा, मृत्यु दर उच्च होगा खासकर युवा वर्ग में, जिसके कारण पिरामिड शीर्ष की ओर जल्दी पतला होता जाएगा। यानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जन्म भी तेजी से ले रहा है और ऊपर जा भी तेजी से ले रहा है, यानी कि जल्दी ये आ रहा है जल्दी ये जा रहा है, रेस्ट लिए ना रहा है ना, जल्दी आ रहा है जल्दी जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। उदाहरण के लिए इसमें अफ्रीका आ जाएगा, लैटिन अमेरिका, लैटिन आ जाएगा, फिर आपका दक्षिण एशिया आ जाएगा, और भी कई सारे विकासशील देश। विकासशील देश क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रहा है तो ध्यान रखना कभी भी विकसित देश नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि विकसित देश में शिक्षा स्तर उच्च होता है, और जहां पे लोग शिक्षित होंगे वो ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाते। विकासशील जहां पे पैसा कम है मतलब शिक्षा कम है, शिक्षा कम है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दो हम दो हमारे दो का नारा मोदी जी लगा रहे हैं, लेकिन समझेंगे क्या, हम दो तो हमारे 10, यानी कि वो जो है क्रिकेट टीम का जो है एक क्रिकेट टीम जो है हो जाए, ताकि घर में जो है बैठ के खेलते रहे, बैठ कर नहीं खेले। तो क्या है, तो याद रखिएगा कि विकसित देशों में जनसंख्या तीव्र नहीं होती है, तो ऐसा पिरामिड आपको विकसित देशों में नहीं मिल सकता, विकासशील देशों में ही मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यह पिरामिड दर्शाता है कि जनसंख्या में भविष्य में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि युवा आबादी बहुत अधिक है, युवा आबादी बहुत अधिक है। चलिए, दूसरा क्या है, दूसरा स्थिर जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो दूसरा जो स्टेबल, दूसरा स्टेबल क्या होगा, तो इसका आकार आप देखिएगा तो आयताकार है। क्या है, उसमें क्या था, उसमें ऐसे चला जा रहा था, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें आप देखोगे तो आयताकार है। कैसे कह रहे हैं हम आयताकार, देखिए कैसे आयताकार है, इसको देखो, आयत है, आयत यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन दोनों का विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। वो गणित में कहा जाएगा, मैथ में नहीं जाना है हमें, ज्योग्राफी में ही रहना है। तो आयताकार यानी कि ऐसा रहेगा आपको। ठीक, तो देखो इसमें सब क्या है, सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, और आगे जाकर ये क्या रुक गया है, यहाँ पे जाके ये रुक गया है, ये ऐसा नहीं बना रहा है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें क्या है, इसमें ऊपर जाकर बहुत पतला हो गया है, ये आयताकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जनसंख्या संतुलित है, अभी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। तो आयताकार या घंटी के आकार का कैसा होगा, आयताकार या घंटी के आकार का। घंटी का आकार कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे एक लटका देते हैं, घंटी हो जाता है। कौन सा घंटी, बैल के घंटी की मंदिर में की घंटी, जो समझो। तो आकार कैसा होगा, आयताकार या घंटी के आकार का। जनसंख्या क्या होगा, स्थिर, यानी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। जन्म दर और मृत्यु दर संतुलित होगा, क्या होगा, संतुलित होगा। आयु संरचना, सभी आयु वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत लगभग समान होगा, जनसंख्या का परसेंट लगभग सभी आयु वर्ग में समान होगा, जो वृद्धावस्था की ओर कम हो जाता है। ठीक, उदाहरण अगर देखें तो संयुक्त अमेरिका की बात करें, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ये सब होता है। उच्च जीवन गुणवत्ता और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो है इसका उदाहरण है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, विकसित देशों में ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, विकसित देशों में।
क्यों? विकसित देश में आपको स्वास्थ्य व्यवस्था सही मिलेगा। क्या है? पैसा ज्यादा है, सब खेल पैसे के है ना, सब खेल, सारा खेल जो है पैसे का। पैसा ज्यादा है तो सुविधाएं अच्छी होगी, वहां पे शिक्षा स्तर सही होगा, शिक्षा स्तर सही होगा तो जनसंख्या स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। यह दर्शाता है कि देश की जनसंख्या स्थिर है और भविष्य में इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी की जनसंख्या लगभग सेम है, जितना बुजुर्ग है उतने ही युवा है। फिर अब आता है आपका डिक्लाइन। ये क्या है? ह्रासमान, यानी कि जनसंख्या घटना। ऐसे है जनसंख्या बढ़ना, ऐसे जनसंख्या घटना, उल्टा। ये आकार इसका कैसा होगा? तो कलश का जैसा, कलश के जैसे। कलश कैसा होता है? आता है ऐसे। क्या? तो देखोगे तो आप ये यहाँ पे क्या रहा है, इधर बढ़ रहा, छोटा हो रहा है, फिर यहाँ पे ठीक है, फिर नीचे भी छोटा हो रहा है, नीचे भी फिर छोटा हो रहा है, ऐसे ही तो है। ये ऐसे जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे ये छोटा होता जाएगा, फिर ये यहाँ पे छोटा होता जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यानी ये कलश के आकार के होगा, कलश के आकार का होगा, ठीक। या फिर उल्टा त्रिभुज। त्रिभुज कैसा? उल्टा, उल्टा त्रिभुज, ठीक। तो आप याद रखिएगा, इसका आकार भी पूछ लिया जाता है। ऐसे तो इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्या पता। बिहार बोर्ड बिन पेंदी का लौटा है, कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम जा सकते हैं कहाँ? पिटाई खाने के लिए घर वाले के नजदीक। घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे एकदम सॉलिड डंडा लेकर कि आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। देखो, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि पढ़ लो। कैसे? तो इसका आकार कैसा हो सकता है? तो या तो कलश हो सकता है या फिर उल्टा त्रिभुज, जिसका निचला हिस्सा युवा आयु वर्ग को दर्शाता है। ये जो निचला हिस्सा है ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा आपको, ये जो निचला हिस्सा है ये दर्शाएगा किसको? तो ये दर्शाएगा, दिख नहीं रहा व्हाइट, ये दर्शाएगा आपको किसको? निचला हिस्सा युवा वर्ग को, और ऊपर का हिस्सा जो है बुजुर्ग को दर्शाएगा। निचला जो हिस्सा है ये आपको किसको दर्शाएगा? यूथ को, ठीक, यूथ। और ऊपरी हिस्सा वृद्ध, ओल्डर को, ठीक, ओल्ड को। तो यानी कि वृद्ध अवस्था ऊपर वाले को दर्शाएगा और नीचे। तो देखोगे तो आप दोनों की जो है संख्या क्या कम हो रही है, हो रही। ऊपर बुढ़वो ऊपर जा रहा है और जवान को नीचे जा रहा है। क्या? जन्म दर कम होगा, जन्म दर कम होगा, क्योंकि आधार, इसका आधार कैसा है? आधार इसका शंकाकार है, यानी कि शंख की तरह ऐसे है। आधार इसका जो है छोटा है, चौड़ा नहीं है, तो इस कारण से ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से जन्म दर क्या होगा? जन्म दर कम होगा। इसका आधार क्या है? संकरा हुआ है, छोटा है, जो है सिकुड़ रहा है, जो कम बच्चों को जन्म, जो कम बच्चों के जन्म को दर्शाता है। मृत्यु दर भी कम होगा, क्योंकि उसका लोगों की जीवन प्रत्याशा भी, यहाँ पे जो है जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, जीवन प्रत्याशा लोगों की अधिक होती है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या है? ऊपर का भी जो है ये सिकुड़ता जा रहा है, तो यानी जन्म भी कम, जन्म कम लेंगे, और ये उल्टा जा रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे जनसंख्या क्या होगा? जनसंख्या सिकुड़ रही है। जनसंख्या क्या हो रही है? सिकुड़ रही है, यानी कि कम हो रहा है। पिरामिडे सिकुड़ रहा है तो जनसंख्या ना सिकुड़े क्या? सोचो, ठीक।
तो जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या सिकुड़ रही है या घट रही है कह सकते हैं, और आबादी बूढ़ी हो रही है। यानी क्यों, क्योंकि बच्चे जन्म कम ले रहे हैं तो बुढ़वा सब ज्यादा रहेगा, तो बुढ़वा सब ज्यादा रहेगा तो मतलब कि आबादी इसकी कैसी हो गई, बूढ़ी हो गई है। उदाहरण जापान, दक्षिण कोरिया, इसमें विकसित देश भी आ सकते हैं, विकसित देश भी आ सकते हैं। पिरामिड की एक ऐसी आबादी को ये जो पिरामिड है ये ऐसी आबादी को दिखाता है जहां युवा पीढ़ी कम है और बुजुर्ग पीढ़ी बड़ी। युवा पीढ़ी जो है ये देखो, ये दर्शाता है किसको, युवा पीढ़ी को, युवा, और ये दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है आपको बुजुर्ग को, वृद्ध को। तो यहाँ पे आप एक देखोगे तो ये क्या है, ये ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है, तो यानी कि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है किसके अपेक्षा, युवाओं की अपेक्षा। तो इसलिए जिससे कुल जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जिससे कुल जनसंख्या में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो जनसंख्या पिरामिड समझ गए, जनसंख्या पिरामिड के प्रकार समझ गए, 3 प्रकार, एक बढ़ता चला जाएगा, दूसरा स्टेबल रहेगा और तीसरा जो है डिक्लाइन होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या है। अब क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन। ये क्या होता है ग्रामीण नगरीय संगठन, कुछ भी हो लास्ट में क्या है, संगठन आया मतलब बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो ग्रामीण है नगरीय है मतलब कि गांव और नगर के आधार पर बांटेंगे। क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, देखो बांटते हैं कि नहीं, कि न कहते फलानमा गांव में रही है, हम शहर में रही छी कहते हैं, शहर में रहते हैं। देखो गांव की झोपड़ी में चाय की चुस्की लेने का जो मजा है उस शहरों में आपको नहीं मिलेगा। गांव की झोपड़ी में जो चाय की चुस्की लेने की जो मजा है वो शहरों में नहीं मिलने वाली। तो इसलिए गांव गांव होता है, शहर क्या है, गांव में अलग मजा है, शहर भी जरूरी है विकास के लिए। चलिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता और नगरीय क्षेत्रों की विशेषता इस आधार पे हम बांट देते हैं उसको। कैसे, तो आप देखिएगा आजीविका की अगर बात करें तो गांव के लोग आजीविका के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, कृषि पे। सोकर उठे, गमछा बहाने, गमछा यहाँ पर ना है ना तो बहान लेते, गमछा बहाने और डायरेक्ट कोदारी उठाए निकल गए खेत में। अकेले न गए हैं, घर में जितना जो है लड़कवन है सबको ले चले गए। तो बताओ उसकी जीविका किस पे है, कृषि पे आधारित है। गांव की जो जीविका होती है आजीविका वो कृषि पे आधारित होती है। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में कौन खेती करता है, शहर में कौन खेती करता है, सब फैक्ट्री में, कंपनी में, इस सब वगैरह में जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में। तो शहर में वो क्या किस पे आधारित रहती है उसकी आजीविका, तो गैर प्राथमिक क्रिया, यानी कि प्राथमिक क्रिया यानी कि प्रकृति से जुड़े काम। तो शहर में प्रकृति वाले प्रकृतियों को खत्म कर देता है वो, तो जो क्या प्रकृति को खत्म करके ही हम शहर बना रहे हैं। और वहां पे प्रकृति से संबंधित क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे प्रकृति से संबंधित, व्यापार ना, व्यापार करेंगे तो व्यापार करेंगे तो प्रकृति से संबंधित नहीं है। फिर उद्योग प्रकृति से संबंधित नहीं है। सेवा, सेवा यानी कि कोई भी सेवा, आप गाड़ी चला उसे यातायात की सुविधा दो, बैंकिंग सुविधा दो, कोई भी सुविधा दो, वो सेवा हो गया, यानी आपकी सहायता कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। आप अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको मनोरंजन दे रहा है, तो यानी वो आपको सेवा दे रहा है। तो क्या वो सब प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो नगरीय क्षेत्रों में जो आजीविका होती है वो प्राथमिक क्रिया से अलग होती है, गैर प्राथमिक होती है। ठीक, लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव के अधिकांश जो कार्यशील जनसंख्या है वो आजीविका के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, खेती करना, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गे पालन, ये सब करता है। क्या है मछली पालन, ये सब बोलेगा, भैंसी पालन बोलो, क्या भैंसिया पालते हैं ना, भैंसी, भैंसिए
चराते हैं, भैंसी पर अगर मन हुआ तो भैंसिए पर किताब लेके बैठ गए, पढ़ियो रहे, भैंसी चरियो रहा। ऐसा किया है कोई जो चराता होगा? आजीविका, ठीक। अधिकांश कार्यशील जो आजीविका है वो किस पे आधारित होता है? डबल जो है लिखा गया, किस पे रहता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि हो सकता है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये सब हो सकते हैं जो क्या कृषि से, यानी कि आपको जो है प्रकृति से जो है रिलेटेड हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, ठीक। परंपरागत जीवन प्रणाली, ग्रामीण जीवन शैली कैसी होती है? तो परंपरागत होती है। परंपरा को हम सब कई सनों परंपरा काहे न हो, हमारे बाबा परबाबा मानते आ रहा है तो हम भी मानेंगे, तो मानेंगे। क्या मानेंगे? ना मानेंगे? ना मानेंगे तो बाबूजी डंडा से पीटिए, काहे नहीं मानेंगे? मानवे करेंगे। ना मानेंगे तो डंडा तैयार है, ठीक? तो परंपरागत जीवन शैली होती है गांव वालों की कि वो परंपरा को मानते हैं, पुरानी परंपरा को मानते हैं। शहर में कौन परंपरा को मानता है? कोई भी परंपरा को नहीं मानता है, कोई भी परंपरा को नहीं माना जाता है, ठीक। जितने भी आप रीति रिवाज देखते हो छोटे छोटे जो है ये सब, वो सब आपको गांव में मिलेगा। शहर में कौन? शहर में नहीं मिलेगा। शहर में सिर्फ मिलेगा हल्ला, कोलाहल। चलिए, तो परंपरागत जीवन होती है इनकी, कैसी होती है? तो जीवन जो इनकी पारंपरिक होती है, ये बाबू जी जो नियम को फॉलो कर रहे हैं हम भी उसी नियम को फॉलो करें। सामाजिक संबंध घनिष्ठ होती है, समाज में ये लोग मिलजुल कर रहते हैं। बाहर में देखोगे तो आप किसी को किसी से मतलब नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, लेकिन गांव में सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। चाहे कोई भी मैटर हो, खुशी का हो या फिर गम का हो, एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा ना, अभी जो है गाँव में ऐसा ना मिलता है। गाँव में भी जो है शहर का जो है अवगुण आते जा रहा है, शहर का वायरस गांव में भी आते जा रहा है। तो गांव में भी लोग अब एक दूसरे को देखकर जलते, क्या जेलस होते हैं। तो इस कारण से सामाजिक संबंध गांव में भी अब खराब हो रहा है। निर्भरता, गांव के लोग किस पे निर्भर रहते हैं? तो अक्सर वो प्रकृति पे निर्भर रहते हैं, प्रकृति पे निर्भर रहते हैं। गांव के लोग प्रकृति पे निर्भर रहते हैं, ठीक। इनकी आजीविका प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी पे आधारित होती है इनकी जीविका। बताया आप लोगों को, क्या करेंगे? प्रकृति से जो भोजन उपजाएंगे वही खाएंगे, और बनाएंगे किस पे? तो पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं, जलावन जो है, ये सब लकड़ी वगैरह, उस सब को इकट्ठा करके उसी को जलाकर बनाकर खाएंगे। यानी कि हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, गांव वाले जो है प्रकृति से जुड़े रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर नगरीय की बात करें, नगरों की बात करें, तो नगर के लोग जो है कैसे होते हैं? आधुनिक होते हैं, मॉडर्न होते हैं, या मॉडर्न होते हैं, मॉडर्न होते हैं। शहरी जीवन शैली आधुनिक होती है, सामाजिक संबंध अधिक औपचारिक होती है, मतलब का संबंध। संबंध कैसा? मतलब का संबंध। अपन वियाह जय कमला, हाँ, अपना काम हो गया, आप कौन हो हम नहीं जानते। यही जो है शहर में यही चलता है, मतलब का संबंध, यानी औपचारिक संबंध। काम से काम रखो ना, न कहते हैं। तो वही शहर में जो शहर की भाषा, गांव में ना है। एक हो के घर में कुछ हुआ, पूरा गांव जो है जाएगा तो जाएगा, क्या हो चल क्या रहा है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। चलिए, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां शहरी क्षेत्र में क्या करते? तो ये गैर कृषिगत कार्य। क्या करते? तो गैर कृषिगत कार्य, जैसे कि निर्माण करेंगे, व्यापार करेंगे, परिवहन, बैंकिंग और सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, ठीक। तो लेकिन कुछ भी करेंगे, लेकिन ये कृषिगत कार्य नहीं करेंगे। तो इस आधार पे हम बांट देते हैं किसको? तो जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय आवास के आधार पे, कि कौन गांव में रह रहा है, कौन शहर में रह रहा है। देखो, गांव जो है अब सुनसान हो गया है ना। ज्ञानेन्द्रपति, गांव का घर, 12th का चैप्टर हिंदी का। ज्ञानेन्द्रपति, गांव का घर। देखो क्या कहते हो,
कि गांव जो है अब पूरी तरह से सुनसान हो गई। अब गांव के लोगों को शहर की जो है बुलावा, शहर से जो है आवाज आ रही है किसकी? शहर के अस्पतालों की, शहर की जो अदालत है उसकी, वो सब बुला रहा है। तो गांव के लोग वहां जा रहे हैं। यहां तक कि पंच परमेश्वर भी खो गया है पंचायत से। तो पंचायत वेब सीरीज जो है, जो देखे हो भूल जाओ, पंच परमेश्वर अब ना है। अब जो भी डिसाइड होगा कोर्ट करेंगे। चलो, तो गांव जो है क्या, अब गांव नहीं रहा। अब गांव गांव नहीं रहा क्योंकि गांव में अब लोग ही नहीं रहे, सब शहर में चले गए। देखोगे ये सब क्या है, कैसे जीवन, बहुत मस्त जीवन। ये सब कैसे है? जो भी मिलेगा यहाँ पे शहर में आपको सब बनावटी मिलेगा। यहाँ तक कि इंसान भी बनावटी, व्यवहार उसका बनावटी रहेगा, व्यवहार भी उसका बनावटी रहेगा शहर में। क्या, गांव वाले जो है साफ दिल के होते हैं। चलो, साक्षरता। ठीक, तो हम क्या देखें? पहले तो हम जनसंख्या संगठन, फिर आयु संरचना, लिंग संरचना, और पीछे हम क्या देखे थे? तो ग्रामीण नगरीय संगठन। और अब देख रहे हैं ये जो साक्षरता है। साक्षरता क्या है? क्या है साक्षरता? साक्षरता पढ़ाई जो कर रहे हो वही तो साक्षरता है। साक्षरता यानी कि आपको पढ़ने लिखने की न्यूनतम, पढ़ने लिखने की जो कला है उसका न्यूनतम स्तर आपको प्राप्त हो। यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे ना भैया, खाली किया भैया, खाली नाम लिखे भैया। तो पहले इसको भी क्या मान लिया जाता था? साक्षर। लेकिन अब थोड़ा जो इसमें बदलाव किया गया है कि आप सिर्फ नाम लिखना नहीं, आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ठीक, तो यानी थोड़ा सा पढ़ने लिखने आ गया यानी कि आप शिक्षित है, थोड़ा सा भी। पश्चिमों तक पढ़ लिए, हाँ, पश्चिमों तक पढ़ लिए, हो गए शिक्षित है। तो कहोगे कि हम अभी 12th काहे पढ़ रहे हैं, पश्चिमे तक पढ़ लिए रहते, चलिए रहते। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई भी आएगा गुलाम बना कर रखेगा। कहोगे पढ़ेंगे तो वो तो नौकरी करेंगे यानी गुलामी करेंगे। तो गुलामी नहीं होती है, वो अधिकार का जॉब होता है, अधिकार की नौकरी। आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं रहते तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें गुलाम बना कर रखा है या नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर पता भी चलेगा फिर भी नहीं छोड़ पाएंगे ना, दिमागे ना रहेगा पढ़ेंगे। देखिए, मैथ 12th में जो मैथ्स लेते हैं, पूछना उससे पढ़ाई क्या है, साइंस में वो मैथ्स लेकर हालत खराब लेता है, कर देता है। तो क्या उस सबको कोई गुलाम बना सकता है? ऐसे नेशन इक्वेशन को सब सॉल्व करके रख दिया। चलिए, तो साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर आपको प्राप्त हो। ठीक, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ने आना चाहिए। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकता है? कौन कौन जो है साक्षरता को, क्या चीज जो है साक्षरता को प्रभावित कर सकता है? तो पहला, पैसा। पहला कारण पैसा। बोले ना, सब कुछ पूरा जीवन जो अभी के टाइम में पैसे है, जीवन पैसा है ना। जो कहता है पैसा हाथ का मैल है, वो कौन बोलेगा जिसके पास पैसा नहीं है? क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है उसे पता है कि पैसा उसने कैसे कमाया, तो इसलिए वो कभी नहीं बोलेगा कि पैसा हाथ का मैल है। जो बोलता है समझो पैसा है ये ना है उसके पास, अभी सब कुछ पैसे है। जब 12th क्लियर करोगे, कुछ साल बीतेगा, तो फिर पता चल जाएगा सब कुछ। क्या अभी क्या बताना, अपने आप पता चल जाएगा। तो ही बता रहे क्योंकि आपको समय कम लगेगा सीखने में। नहीं तो अगर पता चलेगा तब तक बहुत देर हो गई रहेगी। क्या
हम सब जानते हैं कि हमारा अपना कोई नहीं है, लेकिन जब तक हम समझ पाते हैं कि सामने वाला हमारा अपना नहीं है, हमारे लिए घातक हो सकता है, तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तभी तो कहा जाता है कि मोमबत्ती को भी ये लास्ट में पता चलता है कि उसे उसी धागे ने जलाया जिसे वो अपने दिल में छुपा कर रखा था। क्या तो आपको भी पता चलता है कि सामने वाला हमारे लिए जो है सही नहीं है, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई रहती है। चलो वह सब बात की बात है। अब साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला, पैसा, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रकार। जहां पे लोग अच्छी खासी लोगों की आय हो, प्रति व्यक्ति आय, तो वहां पे क्या करेंगे? वो पैसा ठीक ठाक है तो यानी कि वो पैसा है तो खाएंगे भी और बच्चों को पढ़ाएंगे भी। लेकिन जहां पे खाने के लिए ही जो है नहीं मिल रहा, तो पढ़ाएंगे कैसे? तो पढ़ाएंगे कैसे? तो इसलिए जहां पे अर्थव्यवस्था जो है अच्छी रहती है, वहां पे साक्षर जो है साक्षरता दर उच्च मिलेगा आपको। फिर नगरीकरण, देखोगे आप गांव में, तो गांव में पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम मिलेगी गांव में। क्यों? पैसा। वही तो ऊपर तो उसी को घुमा फिरा कर बोल रहे, गांव में पैसा नहीं, लोगों के पास गांव में पैसा नहीं, इसलिए लोग क्या, गांव में भी जिसके पास पैसा है वो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास नहीं, नहीं पढ़े लिखे। क्या तो नगरीकरण, आप शहर में क्या देखते हो? शहर में अधिकांशतर लोग पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाते हैं? तो फैक्ट्री में मजदूरी करने। जो बाकी जो लोग रह रहे हैं वहां पे वो सब पढ़े लिखे हैं। जीवन स्तर अगर उच्च है तो आपके परिवार में लोग पढ़े लिखे होंगे, और जीवन स्तर अगर निम्न है तो परिवार में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। वो अलग बात है कि जीवन स्तर उच्च है तो पढ़ल लिखल है, लेकिन रईस बाप के जो है बिगड़ल औलाद, वो वाली बात जो है अलग हो जाती है। लेकिन जीवन स्तर अगर उच्च है तो यानी साक्षरता दर जो है उच्च होगा। फिर प्रावधिक विकास स्तर, यानी कि जहां पे उद्योग होंगे, फैक्ट्री वगैरह होंगे, वहां पे क्या, वहां पे साक्षरता दर उच्च होगा। साक्षरता दर वहां पे उच्च होगा। कैसे? फैक्ट्री है तो उसमें चलाने के लिए जो है मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब चाहिए। क्या ये सब चाहिए? खाली लेबर मजदूर थोड़ी ना चाहिए, पढ़ल लिखल भी आदमी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे आपको क्या मिलेगा? उस एरिया में आपको पढ़े लिखे लोगों की संख्या मिलेगी। फिर जातीय संरचना, अभी इसको हम नहीं रख सकते ना, जातीय संरचना को अभी हम नहीं रख सकते। क्यों? देखोगे तो हम क्या, पहले क्या था कि उच्च जाति के लोग हैं तो पढ़ेंगे, जो निम्न जाति के लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी आपके साथ ऐसा नहीं, तो अभी आप इसको हटा सकते हो। जातीय संरचना पहले था, ये पहले था कि उच्च जाति के लोग हैं तो आप पढ़ोगे, निम्न जाति के लोग हो तो आप नहीं पढ़ोगे। ठीक, इसके लिए अंबेडकर जी ने क्या क्या नहीं किया। उनसे पहले ज्योतिबा फुले, वो भी क्या क्या नहीं किया। क्या तो आप लोग पढ़ो उन सब के बारे में, ताकि पता चले कि क्या किए आपके लिए, वो क्या किए। वो तो आप ऊपर चल गए ना। हाँ, तो जातीय संरचना को हम अभी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये नहीं है, अभी जाति के आधार पे शिक्षा का स्तर नहीं है। जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी अब पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको मिलेगा लोग पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे उसमें भी। ठीक। फिर समाज में स्त्रियों का स्थिति, स्त्रियों की स्थिति समाज में, जहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अगर सही नहीं है वहां पे साक्षरता दर निम्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं। फिर यातायात व संचार, यातायात व संचार, जहाँ पे आने जाने की सुविधा अच्छी खासी होगी वहां पे पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा होगा। जहाँ पे संचार व्यवस्था सही होगी वहां पे पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा होगा। मान लो आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आपके यहाँ जो है नेटवर्क काम ही न कर रहा है, ये सब है ना, तो कैसे पढ़ेंगे? अभी जो है सब कुछ
ऑनलाइन चल रहा है और आपके यहाँ जो है ये सब सुविधाएं ना है, तो कैसे पढ़ोगे? पढ़ाई आपकी बाधित हो गई। या फिर मान लो आपका जो है, आप जहाँ पढ़ने जाते हो वो आपके घर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी है, आपके लिए आपके पास आने जाने की साधन नहीं है, तो आप नहीं जा पाओगे। एक दिन गए जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत है, जाना है फिर आना भी तो है। तो इस कारण से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, तो साक्षरता प्रभावित कर सकता है। ज़्यादा दूर रहेगा तो बचवा कहेगा कि छोड़ो, कौन जाएगा उतना दूर, हम नहीं पढ़ेंगे। बगल में स्कूल रहता है, जाइबे ना करता है, और होते 8 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? ठीक। फिर सरकारी नीति, तो सरकार की भी इसमें, देखो हम बोले ना कि सब कुछ हम ही नहीं कर सकते, सरकार को भी करना चाहिए। सरकार को भी इसके लिए क्या करना है, तो सरकार कर रही है। निःशुल्क शिक्षा कर रही है, दे रही है आपको। तो सरकार कर रही है कि जो सुविधाएं, जो काम किए जा सके, जो नीति लाया जा सके, जिससे क्या हो, तो साक्षरता दर बढ़े, लोग शिक्षित हो। तो इसके लिए नीतियां लाना, तो नीतियां तो सरकार ला ही रही है। वो अलग बात है कि नौकरी नहीं दे रही है, लेकिन अभी लगे हुए हैं कोशिश में, सरकार लगी हुई है, बिहार सरकार, कि अब लास्ट टाइम है, जाएंगे तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, नहीं तो फिर नरके में जगह मिला। चलिए, तो साक्षरता को भी प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब लास्ट बचा हुआ है व्यवहार, ये जो व्यवसायिक संरचना है। व्यवसायिक संरचना क्या है? क्या है व्यवसायिक संरचना? यानी कि काम के आधार, व्यवसाय यानी काम, संरचना बांट कर, तो काम के आधार पर लोगों को बांट कर और उसके बारे में समझना, यही क्या है व्यवसायिक संरचना। किसी भी देश की कार्यशील आबादी जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बटा होना, किसी भी क्षेत्र की जो कार्यशील जो है आबादी है, उसको अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बटा होना, यही क्या कहलाएगा? जनसंख्या, व्यवसाय संरचना। व्यवसाय संरचना, या फिर साधारण भाषा में जनसंख्या को उसके काम के आधार पे बांटकर समझना। चलिए, तो क्या करता है व्यक्ति? अगर आप देखिएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है, द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, तृतीय क्षेत्र में काम करता है, चतुर्थ चतुर्थ जो है क्षेत्र में काम करता है, पंचम क्षेत्र में काम करता है, ऐसे चलता जाता है। आप बढ़ा सकते हैं छठे तक, आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित काम करेगा। किससे? प्रकृति से संबंधित काम करेगा। प्रकृति से संबंधित कौन से काम हो सकते हैं? तो कृषि का काम, पशुपालन, मछली पालन, जिसको हम मत्स्य पालन बोल देते हैं, मधुमक्खी पालन, ये सब करेगा। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति से रिलेटेड जो काम है वो करेंगे, जिसमें कृषि, खनन, खनन यानी कि माइनिंग करना, तो ये खनन क्या प्रकृति को ही खन रहा है। वानिकी, मछली पालन, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में क्या आएगा? तो सेकेंडरी में उद्योग से संबंधित। किससे? उद्योग से संबंधित। तो उद्योग से संबंधित में क्या होगा? तो जो कृषि से, जो मान लो हम खेती किए, तो खेती से जो हमें आटा मिला, आटा, पहले तो आटा ना मिला, पहले आटा मिलेगा ना मिलेगा, हम गलती बोल रहे हैं। पहले क्या मिलेगा? गेहूं। आटा कौन बोल दिया? आटा पहले नहीं मिलेगा, पहले गेहूं मिलेगा। तो इसको आटे में बदलने के लिए कोई कुछ चाहिए ना। हमेशा हम पथरे में जो है कूट कूट के बनाएंगे ना, तो इसके लिए मशीन, मशीन चाहिए। फिर आटा बना, अब आटा बन गया, तो आटा से अब हमें बिस्किट बनाएंगे, तो बिस्किट बनाने के लिए भी मशीन चाहिए। तो यानी जो
तो यही क्या कहलाएगा, ये जो आपका बिस्किट बना, तो ये मशीन में बना, तो ये किस में आएगा, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में। तो कच्चे माल को तैयार, कच्चे माल से जो तैयार होते हैं, जो नए माल तैयार होते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। जैसे विनिर्माण, विनिर्माण मान लो हम क्या किए, ईंट से, ईंट से हम क्या बनाए, चीनी, चीनी बनाए, निर्माण किए दूसरा, फिर विनिर्माण। इससे हम आगे इसमें क्या बनाए, तो इसे हम बना दिए, चीनी से हम मिठाई, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला बना दिए, और भी चीज लगा, तो वहां पे क्या कहलाएगा, तो ये भी आपका ईख जो ये आएगा, क्योंकि ये पहले जो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्या, प्रकृति से डायरेक्ट डायरेक्ट हम ईख प्राप्त करते, तो ये आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। और चीनी और ये जो मिठाई है, ये सब हम क्या प्रोसेस करके हम बनाए हैं, तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, निर्माण, विनिर्माण, ये जो उद्योग वगैरह है वो आएगा आपका, बिजली, ये सब आएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये इकोनॉमिक्स का जो है उसमें भी काम देगा। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा देना। अगर आप इससे आगे जाओगे चौथे क्षेत्र में, तो आप यहां से एक चीज को हटा देना, अगर जाओगे तब, नहीं जाना है तो फिर रहने दो। देखो उसको भी क्लियर करते हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा देना। तो सेवा देना, आप किसी को यातायात में, आप मान लीजिए किसी को लिफ्ट दे दिए, पैसा दिया बदला में, हाँ, तो आप किसी को क्या किए, तो उसको आप यातायात की सुविधा दिए, यानी सेवा दिए, उसको सेवा दिए। आप बैंक में गए, बैंक वाले आपको पैसा दिया, पैसा दिया, पैसा आप ही का, समझ रहे हैं, वो आपको दिया, वो पैसा आपको दिया, वो आपको सेवा किया। टीचर, हम आपको पढ़ा रहे क्या, सेवा दे रहे हैं। स्वास्थ्य, डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। आईटीआई, क्या है आईटीआई, छूट गया है वो ना, क्या कर रहा है वो। तो ये सब जो है आपको, जो आपको सेवा देगा, वो किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में। पुलिस सेवा दे रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, तो सेवा कर रहा है, इसी में आएगा। आर्मी, वो आपकी सुरक्षा कर रही है देश की, तो सेवा दे रही है, ये सब इसी में आएगा, समझ गए। अगर हम बात करें चतुर्थ, ठीक, तो अगर हम बात करें चौथे में, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो इसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा, जो ज्यादा शिक्षित है, जैसे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कम 12th पढ़ लेंगे, हो गया ना, तो इसके लिए वो क्या, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक इसमें आएंगे, जो ज्यादा शिक्षित है। इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर खाली 12th में बायोलॉजी पढ़ लेंगे, हो गया, नहीं होगा, तो जो ज्यादा शिक्षित है वो किसमें आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। फिर पंचम में, पांचवा में क्या आएगा, ये आपका आगे चैप्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस आधार पे चौथे क्षेत्र पे, पंचम, छठी, इस आधार पे आपका चैप्टर बांटा हुआ है। देखो किताब खोलकर तब तो पता चलेगा। तो पांचवा में क्या होगा, जो कानून बनाएगा, नियम बनाएगा। तो नियम कौन बनाता है, पीएम, सीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यपालिका, ये तो है। कार्यपालिका क्या करती है, नियम बनाती है, नहीं बनाती है, वो नियम को लागू करती है। चलिए, तो जो नियम बनाएगा यानी कि पीएम, सीएम, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपका
जो नियम बनाएंगे, देखभाल करेंगे उसकी, वो सब आपका आएगा 5वीं में। ठीक, तो यहाँ तक आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अब इस तीनों क्वेश्चन का आंसर लग रहा हो पाएगा, पूछा गया। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? काहे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो आ गया डंटवा, ये ना है यहाँ पर ना, नहीं बनेगा तो फिर लगेगा लेकर आएंगे। देखो, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? नहीं बनेगा? बनेगा, काहे नहीं बनेगा? लिंग संरचना कहाँ गया? लिंग संरचना यही तो है, लिंग संगठन, लिंग संरचना, यानी जनसंख्या को लिंग के आधार पर बांटकर उसके बारे में समझना, उसकी संरचना के बारे में समझना। लिंग संरचना जो बताए हैं आप ऐसे लिख दो उसको। अगर आपको ज्यादा अगर लिखना है उसमें, मान लो वो आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया, तो आप उसकी जो प्रभावित करने वाले कारक लिख दो, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक लिख दो, क्या दिक्कत है? बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा। स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या जहां की स्थिर हो तो पिरामिड कैसा होगा? पिरामिड ऐसा, ऐसा पिरामिड होगा। तो जनसंख्या स्थिर हो तो उसके बारे में आप उससे क्या समझते हैं? जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या से क्या समझते हैं? तो लिख दीजिएगा। फिर साक्षरता से आप क्या समझते हैं? अभी ना बताया, साक्षरता से क्या समझते हैं, तो हो जाएगा। चलिए, तो आज के चैप्टर में हम क्या देखें? क्या देखें? जनसंख्या संगठन, आयु संरचना, लिंग संगठन, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। फिर आपका क्या देखें? तो फिर ग्रामीण नगरीय संगठन को देख लिए, फिर साक्षरता को देख लिए, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए, और लास्ट में हम व्यवसायिक संगठन को देखें। और 3 जो क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा गया, एक 2020 में, 2022 में तो पूछा गया, इसको भी हम देख लिए, बन जाएगा आपसे। ये रहा आपका HW, क्लियर कर लेना है, इसको बना लेना है, बन जाएगा और बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। लिखने का अर्थ है कि अच्छी तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर नंबर दे। ऐसा नहीं कि आप लिख दो और वो देखकर डायरेक्ट कहे कि हम ऐसे नहीं बोले थे लिखने के लिए, लिखे हो तो अपन तुम समझो, हम नंबर देंगे, अगर 5 नंबर का है 2 नंबर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से लिखिए। बार बार बोलते हैं कि कॉपी आपकी कैसी सजी रहनी चाहिए? जैसे नई नवेली दुल्हन सज कर आती है, वैसे आपकी कॉपी सज कर कॉपी चेक करने वाले के पास पहुंचनी चाहिए। वो नंबर अपने आप देगा, नंबर अपने आप देगा। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और लाइक जरूर करना, क्योंकि पता चलेगा कि आप वीडियो अटेंड कर रहे हो, तो इसलिए लाइक जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 काम हमेशा करना, एक सब्सक्राइब, सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया और शेयर हो गया। कुछ करो ना करो, इस तीनों काम को हमेशा करना है। क्या भूलना नहीं है, इस तीनों काम को हमेशा करना। शेयर, और दिक्कत हो, वीडियो कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट में कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे, लिख देते कमेंट। 3 काहे करेगा, चारों काम कर लेना। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।